जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एसएससी आचार्य के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पे। मैं हूं आदिल और मेरे भाई, जैसा आप सभी को मालूम है कि इस समय हमारे चैनल पे बेस्ट 1000 पीवाईक्यू की सीरीज चलाई जा रही है। किस एग्जाम को टारगेट करते हुए? एग्जाम का नेम है आरआरबी, एएलपी और आरपीएफ 2024। एएलपी की भर्ती निकल चुकी है, इसका फॉर्म भी भराया जा चुका है। के साथ साथ आरपीएफ का भी नोटिफिकेशन आ चुका है कि अगले महीने से फॉर्म भरा जाएगा। अगले महीने से या अप्रैल से फॉर्म भरा जाएगा, ठीक है। और इंपॉर्टेंट बात क्या है, अच्छा ये अगला महीना तो मार्च ही तो चल रहा है। आरपीएफ में दोनों, कांस्टेबल भी और एसआई भी। तो इस 1000 पीवाईक्यू की सीरीज में हम लोग क्या कर रहे हैं, देखो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में बहुत सारे क्वेश्चन हो चुके हैं। आई मीन जब से टीसीएस करा रहा है पेपर, तब से बहुत सारे पेपर हो चुके हैं। ग्रुप डी 2 बार हुआ है और मल्टीपल शिफ्ट में हुआ है। एनटीपीसी का जो है 2 बार हो चुका है, जिसमें से प्रीलिम्स और मेंस में लेवल 2, लेवल 3, लेवल 4, लेवल 5 अलग अलग लेवल का पेपर हुआ था। आई मीन कैटेगरी का, ग्रेड, छोटी ग्रेड से लेके हाई ग्रेड तक की पोस्ट वाली सैलरी का, ठीक है। तो आप देखोगे ऐसे बंडल ऑफ क्वेश्चंस पढ़े हैं, मतलब 20,000 क्वेश्चन पढ़े होंगे। तो 20,000 क्वेश्चन तो आप करने जाओगे नहीं, और करोगे तो बीच में ही रुक जाओगे। तो इसलिए हम लोगों ने क्या किया है कि हम लोगों ने बेस्ट 1000 पीवाईक्यू की सीरीज स्टार्ट की, जिसमें हम लोग सिलेक्ट करके अच्छे अच्छे क्वेश्चन आपके लिए लाएंगे, जो आपके लिए बहुत ही एक कहा जाता है ना क्रक्स समरी आपको दे देगा कि आपका प्रिपरेशन कैसा है और आपको क्या पर्टिकुलर पार्ट पे फोकस करना है। ध्यान दीजिएगा, मैं अलर्ट जारी कर रहा हूं आप सभी लोगों के लिए कि मेरे भाई सिर्फ इन 1000 पे सोचोगे कि मैं 1000 क्वेश्चन कर लूंगा तो मेरा सिलेक्शन हो जाएगा, तो मैं कह रहा हूं नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि इन्हीं 1000 को आप करोगे फिर भूल जाओगे। तो इसी 1000 क्वेश्चन को आपको मल्टीपल टाइम रिवीजन करना पड़ेगा, 3 से 4 बार 5 बार रिवीजन करना पड़ेगा। तो आप इसके लिए क्या कर सकते हैं, आप या तो बार बार वीडियो देखिए, तो वो तो आपका टाइम टेकिंग प्रोसेस है, प्लस डेटा टेकिंग प्रोसेस भी है। तो आप क्या कर सकते हैं मेरे भाई कि आप हमारे टेलीग्राम चैनल पे जुड़ सकते हैं। टेलीग्राम चैनल पे इन सारे क्लासेस की पीडीएफ वहां पे अवेलेबल है। आप पीडीएफ को डाउनलोड करके अपने पास रखते जाइए, या फिर अगर अच्छे बच्चे हैं तो नोट्स बनाते जाइए विद क्वेश्चन विद सॉल्यूशन। इससे बेहतरीन तो कुछ है ही नहीं, ठीक है। चलिए, तो इसके पहले अभी तक के जो हैं 10 सेट आ चुके हैं। आज इसका डे 11 यानी 11वां सेट है मेरे भाई। आप देख सकते हैं कि YouTube पे हमारा जो चैनल है एसएससी आचार्य, उस चैनल पे एक प्लेलिस्ट बनी हुई है बेस्ट 1000 पीवाईक्यू की के नाम से। ये प्लेलिस्ट आप देख पा रहे होंगे, जिसमें डे 1, डे 2, डे 3, डे 4 एंड सो ऑन सारे के सारे वीडियो एकदम सीक्वेंस मैनर में आपको पड़े हुए। वहां पे आप जाओ, स्टेप बाय स्टेप 1 से लेकर के 9 तक देखो, 10 तक देखो, उसके बाद फिर ये 11 वाले पे आओ, या फिर 11 वाला लाइव करते रहिए और जो पीछे छूटा हुआ है उसको दिन में 2-2 बार करो। यानी एक जो चल रहा है, जो रोज शाम को 6 बजे आता है, उसे भी देखिए, के साथ साथ जो आपका पिछला बीता है उसको भी देखिए। तो बहुत ज्यादा नहीं छूटा है। अगर आपका 9-10 दिन का छूटा भी है तो वो कवर हो जाएगा, अगले 10 दिन में कवर हो जाएगा, ठीक है ना, अगर आप दिन में 2 वीडियो देख रहे हो तो। और मेरी वीडियो की खासियत यही है कि मेरी वीडियो जो है कम समय में ज्यादा क्वेश्चन करवाते हैं, ठीक है। तो आपके ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन कवर होंगे। एक लास्ट डिस्क्लेमर और है सेशन को स्टार्ट करने से पहले। वो डिस्क्लेमर क्या है कि जो बच्चे एक बार सिलेबस कंप्लीट कर चुके हैं, कृपया करके वही इस चीज को देखिए। बाकी लोग जिनका सिलेबस कंप्लीट नहीं हुआ है, वो लोग पहले अपना सिलेबस कंप्लीट करें। जहां से भी पढ़ते हैं एक बार सिलेबस कंप्लीट कर लें, या फिर अगर उनको मेरा पढ़ाने का तरीका अगर पसंद आता है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए। मैं आपके लिए चैप्टर वाइज भी कंटेंट लेके ले आऊंगा, ठीक है। मतलब कंटेंट चैप्टर वाइज भी पढ़ा देंगे, कोई इतना इशू नहीं है, बट अगर डिमांड है तो। बट ये जो है ये तो ओपन फॉर ऑल है, सबके लिए करना है, सबको करना है, सबको इन द सेंस जिसका इसका सिलेबस कंप्लीट है। चलो, टेलीग्राम पे जुड़ सकते हैं, मैंने कहा ना नोट्स के लिए, तो नोट्स के लिए टेलीग्राम पे जुड़ सकते हैं। जो सर्च बार में आपको जाके सर्च करना है @SSC_आचार्य। अब जैसे ही सर्च करेंगे आप हमारे टेलीग्राम पे पहुंच जाएंगे, हमारे टेलीग्राम चैनल पे पहुंच जाएंगे, या फिर इस क्यूआर कोड को स्कैन कर लेंगे तो भी हमारे टेलीग्राम चैनल पे डायरेक्टली लैंड कर जाएंगे, पहुंच जाएंगे। ये रहा आज का पहला सवाल आपके स्क्रीन पे। एक पाइप P 20 घंटे में एक टैंक से पूरा पानी निकाल सकता है, और एक अन्य पाइप Q प्रति घंटे 20 लीटर पानी निकाल सकता है। दोनों निकालने वाले ही हैं। यदि दोनों पाइप को खोल दिया जाता है तो टैंक 12 घंटे में खाली हो जाता है। टैंक की क्षमता या धारिता ज्ञात कीजिए। बहुत सिंपल है। P जो है 20 घंटे में खाली करता है, और P और Q जब मिलके काम करते हैं तो 12 घंटे में ही खाली हो जाता है, क्योंकि P Q बोला ना 12 घंटे में खाली करते रहे। तो भैया इनका कार्य क्षमता हम लोग क्या ले लें, 60 कार्य क्षमता नहीं, टोटल काम मान लेते हैं 60 है। आप कहोगे कि सर इसकी कार्य क्षमता हो गई 3 काम प्रति घंटा नेगेटिव में, ठीक है, और इसकी कार्य क्षमता हो गई नेगेटिव में मिला करके 5 काम प्रति घंटा। तो यहां से आप पता कर सकते हो कि Q जो है -2 काम प्रति घंटा कर रहा है, यानी 2 काम प्रति घंटा, या फिर
ऐसे कह लो कि प्रति घंटा ये 2 काम खाली कर रहा है। आप कहोगे सर यहां पे 2 काम प्रति घंटा खाली कर रहा है, बट सवाल में दिया है 20 लीटर प्रति घंटा खाली कर रहा है, तो 2 मतलब 20 लीटर, तो एक काम बराबर 10 लीटर। या फिर जो टंकी की धारिता होगी मेरी भाई वो 60 हमने मानी है, 60 काम के बराबर मानी है, तो 60 का एक का मान अगर 10 है तो 60 का मान क्या होगा 600 लीटर। ठीक है, 600 लीटर करेक्ट। यहां तक समझ में आ गया। चलो अगले सवाल पे बढ़ते हैं फटाफट से। अगला सवाल क्या है, 1280 की राशि पर 5% वार्षिक दर से 3 वर्ष में प्राप्त साधारण ब्याज ज्ञात कीजिए। बहुत ही सिंपल सवाल है, 5% का ब्याज दर है, 3 वर्ष में पता करना है, तो इसका क्यूमुलेटिव एग्रीगेट या फिर इक्विवेलेंट जो कह लो, 5 दिए 15% हो जाएगा। बेसिकली हमें 15% निकालना है किसका, इस राशि 1280 का, बस यही करना है। क्या करना है, 15% निकालना है इस राशि 1280 का। आप कहोगे सर 0 से 0 को उड़ा दो, फिर 15 × 120 का 0 हासिल लगे 12, 15 दूनी 30 और 12 32 का 2 हासिल लगे 4, 15 कम 15 और 4 19, एक 0 जो बचा था तो उसको भी उड़ा दिए, यानी आंसर क्या आ गया 192। ब्याज कितना हो गया भैया, साधारण ब्याज 192 रुपए। अगला प्रश्न, ये रेलवे ग्रुप डी 18 अगस्त 2022 का सवाल है, शिफ्ट 3 का। देखिए सवाल क्या है, 12.5% वार्षिक साधारण ब्याज की दर से निवेशित एक राशि पर 2 वर्ष बाद प्राप्त मिश्र धन 8250। मिश्र धन ध्यान दीजिएगा, 12.5% प्रति वर्ष है, तो 2 वर्ष में भैया प्रतिशत में कितना ब्याज जा रहा है, 25% का ब्याज जा रहा है। इसी 25% को 1/4 कहते हैं, यानी ये ऊपर वाला एक ब्याज है और नीचे वाला प्रिंसिपल है मेरे भाई। तो मूलधन, या मूलधन कह रहे हैं, मिश्र धन क्या होगा, मिश्र धन हो जाएगा 5, इसी का मान दिया हुआ है 8250, यानी एक का मान क्या होगा, यही पूछा ना, साधारण ब्याज पूछ रहा है, साधारण ब्याज क्या है, एक ही तो है, तो एक का मान क्या होगा, भाग कर देंगे, 5 × 5, फिर उसके बाद 3 2 32 हो जाएगा, तो 5 छक्के 30, फिर 5 5 25, 1650 रुपए मेरे भाई इसका वो साधारण ब्याज निकल के आ रहा है। ऑप्शन नंबर ए। बहुत छोटा सा सवाल था, कोई दम नहीं था सवाल में। अगला सवाल देखो फटाफट से, एक टीम 45 खेल जीतती है, 45 खेल जीतती है, जो खेले गए खेलों का 60% था, टीम में कितने खेल खेले गए। ठीक है ना, सिंपल सी बात है, 60% क्या होता है मेरे भाई, 60%, 60% यानी 60% होता है 3/5। 60% था क्या, 45 खेल 60% के बराबर है। बेसिकली कह रहा है कि 3 का मान 3 का मान कितना, 45 दे रहा है, 3 का मान है 45 गेम्स, 45 गेम्स, 3 का मान है 45 गेम्स, तो 1 का मान होगा 15 गेम्स। ठीक है, तो टोटल गेम्स कितने होंगे, 5 का मान हो जाएगा 15 25 75 गेम्स, 75 गेम्स या 75 खेल, गेम्स कह लो खेल कह लो, सब उत्तर सही है, 75, ऑप्शन नंबर 3 वाला। ठीक है, अगला सवाल देखो। अगला सवाल क्या है, एक बेईमान डीलर अपने माल को क्रय मूल्य पर बेचने का दावा करता है, लेकिन गलत बाट का उपयोग करता है और इस प्रकार 20% का लाभ प्राप्त करता है। 1 किलोग्राम के लिए वह कितने ग्राम वाले बाट का उपयोग करता है। बहुत सिंपल सा सवाल है, हमें मालूम है कि वो जो प्रॉफिट पा रहा है वो 20% का पा रहा है, यानी 1/5 का, यानी 5 का सामान 6 में बेच रहा है, लेकिन प्राइस में वो कोई घपला नहीं कर रहा। वो घपला किस में कर रहा, क्वांटिटी में। तो कैसे घपला कर रहा होगा, क्वांटिटी में, जस्ट रिवर्स रेशियो में बेच रहा होगा, यानी 6 बोल के 5 बेच रहा होगा। यानी 6 का मान अगर हम 1000 ग्राम कह ले मेरे भाई, तो 1 का मान होगा 1000/6 ग्राम, तो 5 का मान क्या होगा, 1000/6/5 ग्राम, जो कि क्या होगा, आप कहोगे सर सिंपल सी बात है, आप कहोगे सर सिंपल सी बात है, नहीं 6 का मान होगा, उल्टा लिख दिया ना, वही हम कहेंगे कैसे उल्टा लग रहा है, 5/6 ना। ठीक है, तो 5 का मान होगा मेरे भाई 5/6, तो 5/6 क्या होता है, आप कहोगे सर 5/6 प्रतिशत में क्या होता है, बस मुझे ये बता दो, 83.33% या फिर 83 से 1/3%। यानी अगर यहां पे 100 से गुणा करते तो 83.333 आता, लेकिन 1000 से गुणा कर रहे हैं तो 833.333 ग्राम्स आएगा। कोई ऑप्शन में है, यस, ऑप्शन नंबर 2। यहां तक सभी को समझ में आ गया। चलो अगला प्रश्न देखते हैं मेरे भाई। अगला क्वेश्चन क्या है, 3 क्रमागत चौराहों पर लगी यातायात बत्तियां क्रमशः प्रत्येक 35 सेकंड, 42 सेकंड और 90 सेकंड के बाद बदलती हैं। ठीक है, यदि ये बत्तियां
8 बजे एक साथ जलाई जाती हैं तो यह पुनः कितने समय बाद एक साथ बदलेंगी। ठीक है, यानी यहां पे क्या करना है, एलसीएम लेना है किस किस वैल्यू का, 35, 42 और 90। आप कहोगे सर 35 को क्या लिख सकते हैं, 5 गुणा 7, 42 को क्या लिख सकते हैं, 2 गुणा 3 गुणा 7, और 90 को क्या लिख सकते हैं, 90 को क्या लिख सकते हैं, 2 गुणा 9 पचे 45 होता है ना, 2 गुणा 3 का स्क्वायर गुणा 5, 9 पचे 45 गुणा 2। तो इनका एलसीएम लेने का मेथड क्या होता है मेरे भाई, आप हर प्राइम नंबर का मैक्सिमम पावर ले लो। तो 2 का मैक्सिमम पावर 2 ही दिया हुआ है, 3 का मैक्सिमम पावर 3 स्क्वायर है, 5 का मैक्सिमम पावर सिर्फ 5 है, और 7 का मैक्सिमम पावर सिर्फ 7 ही दिया हुआ है। तो इनका एलसीएम क्या आ जाएगा, 2 गुणा 9 गुणा 5 गुणा 7, यानी 7 दूनी 14 पचे 70। ध्यान देना, 7 दूनी 14 पचे 70 गुणा 9 यानी 630 सेकेंड। 630 सेकेंड बाद ये दोबारा जलेंगी, 630 सेकेंड कह लो, या फिर इसको अगर आप ब्रेक कर दोगे तो 600 सेकेंड प्लस 30 सेकेंड, 600 सेकेंड क्या होता है, 10 मिनट होता है, और 30 सेकेंड क्या होता है, खुद 30 सेकेंड होता है, यानी 10 मिनट 30 सेकेंड इसका सही आंसर होगा। ठीक है, चलो अगला प्रश्न क्या है, फटाफट से देखो। 4 अंकों की वह बड़ी संख्या, बड़ी से बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए जो 27, 18, 15 और 12 से पूर्णतया विभाजित हो। 27, 18, 15 और 12 से पूर्णतः विभाजित हो। तो मेरे भाई इन सभी संख्याओं से विभाजित होने का मतलब इनके एलसीएम से विभाजित होना। तो एलसीएम निकालने का भूल मत करो, इतना दूर तक जाने की जरूरत भी नहीं है। आप ये चेक कर लो कि निम्न 4 में से सबसे बड़ी संख्या से स्टार्ट करो। ये देखो कि निम्न 4 में से कौन कौन सी संख्या इनके फैक्टर से डिवाइड हो रही है, इनके फैक्टर से डिवाइड हो रही है। तो मेरे भाई आप ध्यान से देख पा रहे होगे कि इनके फैक्टर से डिवाइड होने के लिए, इनके फैक्टर से डिवाइड होने के लिए इस 12 में जो बैठा 4 है उससे भी डिवाइड होना पड़ेगा, जो कि 97 10 नहीं जाएगा, जो कि 97 30 नहीं जाएगा। बचा क्या, 97 100 और 97 20। 97 100 को आप ध्यान देखोगे तो इस 12 में 3 भी बैठा हुआ है, इस 12 में 3 भी बैठा हुआ है, और ये 97 100 जो कि 9 7 16 होता है, अंकों का योग 16 है, जो कि 3 से नहीं जा रहा है, तो ये भी नहीं जाएगा। क्या जा रहा है, ये वाला जा रहा है। ये 3 से भी जा रहा है, 4 से भी जा रहा है, और बाकी जितने भी नंबर्स लिखे हैं ये सभी से जा रहा है। ठीक है, तो इसका ऑप्शन क्या होगा, सही वाला, डी वाला। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो मेरे भाई, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, ए बी और सी ने 2:3:5 के अनुपात में पूंजी का निवेश किया। उनके निवेश के समय का अनुपात 4:5:6 है। तीनों के लाभ का अनुपात ज्ञात करें। अब ध्यान दीजिएगा कि अगर हम ए बी और सी की बात करें तो इनका जो कैपिटल लगा वो लगा किस अनुपात में, 2:3:5 में, 2:3:5 में। कितना समय के लिए लगा, तो समय भी दिया हुआ है हमारे पास, सवाल बहुत आसान बना के प्रस्तुत किया गया है। 4:5:6 लगा, और इसके साथ साथ इनका प्रॉफिट का जो रेशियो होगा वो क्या होगा, इन्हीं का गुणा ही तो होगा, और कुछ तो नहीं होगा मेरे भाई। तो 4 दूनी 8 बन जाएगा, 5 3 15 बन जाएगा, और 6 5 30 बन जाएगा। आपस में कट रहा है, नहीं कट रहा है। 8 15 30 का कोई ऑप्शन है, यस, 8 15 30 का ऑप्शन नंबर सी है। ठीक है, यहां तक क्लियर हो गया। अगला सवाल देखो क्या है, जेम्स द्वारा गणित, विज्ञान और इतिहास में प्राप्त किए गए अंकों का औसत 89 है। यदि उसके भाषा के अंक भी जोड़ दिए जाते तो औसत घटकर 88.25 हो जाता। भाषा में उसके द्वारा प्राप्त अंक ज्ञात करें। आप ध्यान देंगे कि 3 सब्जेक्ट का एवरेज 89 मार्क्स है, और 4 सब्जेक्ट का एवरेज क्या है, 88.25 मार्क्स है। तो आप कहोगे यानी जो चौथा सब्जेक्ट ऐड हुआ है वो इतना कम हुआ है, उसका नंबर लैंग्वेज में वो बच्चा इतना कम नंबर पाया है कि एवरेज 0.75 कम हो गया। कितने सब्जेक्ट्स में से, चारों सब्जेक्ट में से, यानी एवरेज कितना कम हो गया मेरे भाई, 3 एवरेज कम हो गया, 3 नंबर कम हो गया। 75 गुणा 2 150, 150 गुणा 2 400, 300, 300 का डबल जो हटा दो 3 आ जाएगा। ठीक है ना, 3 नंबर कम हो गया, यानी वो व्यक्ति 89 ना पा करके लैंग्वेज में कितना पाया था, 89 - 3 यानी कि 86 मार्क्स पाया था। ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, ये एवरेज का डेविएशन का बहुत ही बेहतरीन कॉन्सेप्ट है। अगर आपको समझना है, आपको पढ़ना है, तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करना, इस पे भी एक सेशन अरेंज कर दिया जाएगा। चलो अगला पॉइंट देखो क्या है। एक 210 मीटर लंबी रेलगाड़ी सम्मुख दिशा में 4.5 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से आ रहे एक व्यक्ति को 12 सेकंड में पार करती है। रेलगाड़ी की चाल किलोमीटर प्रति घंटा में ज्ञात कीजिए। तो पहले यह पता कर लो मेरे भाई कि इनका स्पीड क्या होगा, रिस्पेक्टिव स्पीड क्या होगा, आई मीन रिस्पेक्टिव स्पीड, हाँ सापेक्ष गति, रिलेटिव स्पीड क्या होगा।
तो रिलेटिव स्पीड SR मालूम करने के लिए क्या करना होता है, डिस्टेंस अपॉन टाइम करना होता है। डिस्टेंस कितना है, उसी ट्रेन की लेंथ मान लो, तो लेंथ है भैया 210 मीटर की और 12 सेकंड में पार कर रही है, और 12 सेकंड में पार कर रही है। तो आप यहां से क्या कह सकते हो कि काट लो ना, क्या दिक्कत है, 3 चौक के 12 और ये आ जाएगा 70, 35/2 यानी 17.5, सही है हम लोग। 17.5 मीटर पर सेकंड जो है क्या है, ये उसके चाल है SR। बट इसी को अगर हमें कन्वर्ट करना है किलोमीटर पर आवर में, तो 18/5 से गुणा कर देंगे तो किलोमीटर पर आवर में बन जाएगा। तो कर देते हैं, ये कितनी बार में जाएगा, 5 3 15 15, ठीक है। 3.5 गुणा 18, 3.5 गुणा 18 को अगर आपको हल करना हो तो आप क्या कहोगे, 3.5 के मतलब ऐसे लिख सकते हैं ना भाई, 3.5 गुणा 2 गुणा 9, तो 3.5 गुणा 2 कितना होता है, 7, 7 9 कितना होता है, 63। यानी इनकी जो SR आ रही है मेरे भाई, वो आ रही है 63 किलोमीटर पर आवर की, जिसमें उस व्यक्ति की भी चाल है और ट्रेन की भी चाल है। व्यक्ति की चाल कितनी है, 4.5 है, व्यक्ति की चाल कितनी, 4.5 है, तो ट्रेन की चाल कितनी होगी, 59.5। 59.5 कि 58.5, गलत तो नहीं है। अरे 63 में 5 घटाओ, 58 आता है, हाँ 58.5, सॉरी, ठीक है ना। ये चीज मैं बता देता हूं फिर से। हम ये कह रहे हैं इनका जो एवरेज निकल के आया, इनका जो एवरेज निकल के आया वो क्या आया, मतलब SR क्या निकल के आ रहा है, 63 आ रहा है। तो 63 किलोमीटर पर आवर में, क्योंकि सम्मुख है यानी इनकी स्पीड जोड़ी गई होगी, जिसमें से उस व्यक्ति की चाल है 4.5, तो ट्रेन की चाल कितनी होगी, 58.5। जोड़ के देख लो 63 बन रहा है कि नहीं बन रहा है, ठीक है। तो ट्रेन की चाल कितनी हो जाएगी, 58.5, ठीक है। चलो अगला प्रश्न देखो फटाफट से। अगला प्रश्न क्या है, 4 मीटर ऊंचे एक चबूतरे के ऊपरी तल से 50√3 मीटर दूर स्थित एक मीनार के शिखर का उन्नयन कोण मापा गया। यानी 4 मीटर का एक चबूतरा है, ठीक है, इससे 50 कितना मीटर दूर, 50√3 के ऊपरी तल से 50√3 मीटर दूर स्थित, ठीक है, 50√3 मीटर दूर स्थित ऊपरी तल से, ठीक है, एक मीनार के शिखर का उन्नयन कोण मापा गया। यदि मीनार जो है भैया कितनी लंबी है, 54 मीटर की है, 54 मीटर की मीनार है, ठीक है ना। तो चबूतरे के ऊपरी तल से मीनार का उन्नयन कोण, यानी ये एंगल पूछ रहा है, एंगल ऑफ एलिवेशन पूछ रहा है। ये 50√3 है, ये 54 है, तो पूछ रहा है, ये क्या पूछ रहा है, देखो ये 50√3 है तो ये भी 50√3 हो जाएगा, यहां तक कोई दिक्कत, ठीक है। ये 54 है, ये 54 है, ये 4 है, तो मेरे भाई ये पूरा 54 है, तो सिर्फ ये पोर्शन कितना हो जाएगा, सिर्फ 50 हो जाएगा। तो आप कहोगे सर अगर ये 1 है, ये √3 है, अगर ये 1 है, ये √3 है, यानी tan थीटा p/b होता है, जहां पे p/b का मान अगर 1/√3 दिया हुआ है, तो बच्चों थीटा का मान कितना हो जाएगा, 30 डिग्री हो जाएगा, ठीक है। तो थीटा का मान कितना आ जाएगा, 30 डिग्री आ जाएगा, ऑप्शन नंबर 3। यहां तक बात समझ में आई। क्या था सवाल में, उन्नयन कोण पूछ रहा है, तो हमने कहा कि भाई यहां से ये पूरा 4 है, ये पूरा 54 है, तो सिर्फ इतना पोर्शन 50 होगा, ये 50 है तो ये 50√3 है, यानी ये 1/√3 का रेशियो बना रहा है, 1/√3 यानी tan थीटा p/b 1/√3 है, तो tan थीटा की किस वैल्यू पे tan 1/√3 होता है, 30 डिग्री पे। तो यहां पे एंगल ऑफ एलिवेशन क्या होगा, 30 डिग्री। एक आखिरी सवाल है मेरे भाई आज का, आखिरी सवाल तक जब इतना रुक गए तो आखिरी सवाल तक भी रुक जाओ, ठीक है ना, और इसके बाद हम लोग सेशन को खत्म करेंगे। ये सवाल बोर्ड में भी पूछता है, मतलब सीबीएसई बोर्ड में भी पूछता है, और आप लोगों के लिए भी हेल्पफुल है। देखिए क्या कह रहा है, 6x - 5y + 11 = 0, तो 15x + kx नहीं ky -9 = 0। -9 को थोड़ा सुंदर बनाया जाए, ठीक है ना, = 0। क्या कह रहा है, कह रहा है k की किस मान के लिए जिसका कोई हल ना हो, तो 4 का मान कितना है, 4 का नहीं, k का मान कितना है, k का मान कितना है, ठीक है, k का मान कितना है, k का मान हमें पता करना है। तो आपको एक चीज मालूम होगा कि हल नहीं होने का मतलब हो गया नो सॉल्यूशन, हल नहीं होने का मतलब हो गया नंबर ऑफ सॉल्यूशन नहीं जी, नो सॉल्यूशन। 3 तरीके का होता है ना, यूनिक सॉल्यूशन, नो सॉल्यूशन, इनफाइनाइट सॉल्यूशन। तो ये कौन सा कंडीशन है, नो सॉल्यूशन का। नो सॉल्यूशन के लिए क्या रूल होता है कि भैया a1/a2 = b1/b2
इज नॉट इक्वल टू C1/C2, ये रूल होता है नो सॉल्यूशन के लिए। तो A1/A2 देखोगे जब मेरे भाई, तो 6/15 आ रहा है और बराबर होगा ये -5/K के, -5/K के। यहां से जब आप K का मान निकाल रहे होंगे तो आपका सारा काम हल हो जाएगा। 3 दूनी 6 और 3 पचे 15, 5 पचे 25, यानी K का मान आएगा माइनस में 12.5। K का मान आएगा माइनस में 12.5, ऑप्शन नंबर सेकंड वाला। ठीक है, तो अगर आप अभी तक सेशन में जुड़े थे तो इसका मतलब है कि आप डिजर्व करते हैं हमारे तरफ से ये शुक्रिया, ये थैंक यू। तो थैंक यू फॉर योर टाइम टुडे। आज के सेशन में यही तक था। आप इसी तरह से सेशन में जुड़ते रहिए। आप, हमारी टीम एसएससी आचार्य की पूरी टीम आपके लिए लगी हुई है और अच्छे से अच्छा कंटेंट टाइम टू टाइम डिलीवर करती रहेगी। सो मिलते हैं अगले सेशन में। जय हिंद।